हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज के यह 35वां नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के कृषि के भाग 2 देखेंगे। अगर इससे पहले वाला क्लास, ठीक है, एक क्लास 1 से लेकर क्लास 34 क्लास ले चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी चीज़ें, ठीक है। आज के हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे, देखो, फसलों के वर्गीकरण, ठीक है, कृषि साख या कृषि ऋण क्या होता है, ठीक, जीआई टैग छत्तीसगढ़ के कितने उत्पादों को मिल चुका है, इस चीज़ को भी देखेंगे। कृषि जोत क्या होता है, कितने एकड़ तक की भूमि को, कितने हेक्टेयर तक की भूमि को किस किस जोत में रखा जाता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उत्पादन, किस फसल का कितना उत्पादन होता है, इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। बागवानी फसल की जो टॉपिक है उसको भी यहाँ से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पशुधन का विकास, इसको भी यहाँ से क्या है अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और मछली पालन और कृषि विपणन, इन सभी टॉपिकों को क्या है पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के लास्ट में आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब पूछूंगा, जिसका जवाब आपको देना है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम ये जो मैप है, मैप के भी माध्यम से अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप छत्तीसगढ़ के जब ये नोट्स बनाओगे ना, ठीक है, इसका नोट्स अभी बनाओगे क्लास के, तो उसका मैप में ये सब चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हमारा, ठीक है, आज का पहला है, देखिए, पहला क्या है, फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। फसलों का वर्गीकरण, वर्गीकरण के क्या मतलब है, वर्गीकरण कहने का मतलब है विभाजन, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को किस तरीके से आप विभाजित करते हो। तो छत्तीसगढ़ की जो फसल है, ठीक है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो देखो, एक है मौसम के आधार पर, मौसम अर्थात जलवायु के आधार पर विभाजन करते हैं, और दूसरा है उपयोग के आधार पर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हम दो तरीक़ा से इसको वर्गीकरण करते हैं। पहला है जलवायु, जलवायु या मौसम, ठीक है, जलवायु या मौसम के आधार पर। दूसरा है उपयोग, उपयोग के आधार पर, ठीक है। तो देखो, मौसम के आधार पर कौन कौन से हो सकता है, तो हमारा है खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल, और रबी फसल, और क्या है आपका जायद फसल, ठीक है, जायद फसल। उपयोग के आधार पर पूछेंगे तो कौन कौन सी फसल है, तो देखो, उपयोग के आधार पर खदान फसल, दूसरा है फिर क्या है दलहन फसल, ठीक है, दलहन फसल, और तिलहन, जो क्या है तेल के उपयोग करते हैं उसको तिलहन, ठीक है, तिलहन फसल, और वाणिज्यिक फसल, ठीक है, वाणिज्यिक फसल। तो इतने चीज़ों में क्या है इसको विभाजित करते हैं। तो आप शुरू से देखेंगे कि किस फसल में क्या क्या फसल है, इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ या भारत, छत्तीसगढ़ के भी बोल सकते हैं, या भारत की जो फसल है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जलवायु, जलवायु या मौसम के आधार पर खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ठीक है, जायद फसल। और उपयोग के आधार पर खदान फसल, दलहन फसल, और तिलहन फसल, और वाणिज्यिक फसल। इन चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब पहले इसका विशेषता देख लो, ठीक है। ये जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल को कब बोया जाता है, तो 15, ठीक है, 15 जून से, 15 जून में इसको क्या है बोई जाती है, 15 जून के आसपास। मतलब ये है कि जब जैसे ही ग्रीष्म, ठीक, 15 जून से ये होता है 15 अक्टूबर तक, ठीक है,
15 अक्टूबर तक। इसका मतलब ये है कि वर्षा काल में क्या होता है, इसका बुआई प्रारंभ होता है खरीफ फसल का, और शीत ऋतु जो आता है, ठीक है, शीतकाल आता है, उस समय क्या होता है, इसका कटाई होता है। शीत ऋतु के प्रारंभ के समय क्या होता है, इसका कटाई होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखेंगे। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, ये कब से कब चालू होता है, तो ये 15 अक्टूबर से, ठीक है। रबी फसल का बुआई कब से चालू होता है, तो शीत ऋतु को प्रारंभ में क्या है, इसका शीत ऋतु के क्या है, प्रारंभ में रबी फसल वो की क्या होता है, बुआई होता है। और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, कटाई हो जाता है। तो 15 फरवरी तक, 15 फरवरी तक। और जायद फसल क्या है, 15 फरवरी से, 15 फरवरी से क्या है, 15 जून तक, ठीक है। ये फसल का क्या है, बोआ जाता है। मतलब ये ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में क्या होता है, इसका बुआई किया जाता है जायद फसलों की। और वर्षा ऋतु के पहले क्या हो जाता है, इसका कटाई हो जाता है। खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल में कौन आ जाएगा, जैसे धान आ जाएगा। खरीफ फसल का कहने का मतलब है जब वर्षा होता है ना, वर्षा अभी जब बारिश होगा उस समय जो चीज़ बोए जाते हैं उसको खरीफ फसल बोलते हैं। गर्मी के समय में जो चीज़ बोए जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रबी फसल। और जो गर्मी में कुछ समय के लिए ही बोए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जायद फसल, जैसे ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि। तो चलिए अब पूरा हम लोग देखेंगे और डिटेल से, ठीक है। इतने चीज़ों का आपको याद रखना है। देखो खरीफ फसल का क्या मतलब है, जून से 15 जून से 15 अक्टूबर, 15 जून के आसपास इसका बोई होती है और 15 अक्टूबर के आसपास इसका क्या हो जाता है, कटाई हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इसका बुआई किया जाता है और शीत ऋतु के क्या है, प्रारंभ होने से पहले क्या होता है, इसका कटाई हो जाता है, ठीक है। मतलब शीत ऋतु के आसपास में क्या हो जाता है, इसका कटाई हो जाता है। रबी फसल क्या है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक क्या है, ये जो फसल की जो क्या होता है, उत्पादन की सीमा होता है। मतलब ये क्या होता है, जैसे शीत ऋतु प्रारंभ होगा, शीतकाल, ठीक है, उस समय इस फसलों की क्या होता है, बुआई होता है। और 15 फरवरी के आसपास, मतलब ग्रीष्म ऋतु के आने से पूर्व क्या हो जाता है, या उसके प्रारंभ में, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इसका क्या होता है, कटाई होता है। जायद फसल ऐसे फसल है जिसका क्या होता है, गर्मी के समय, गर्मी मतलब जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है इसका बुआई की जाती है और बीच बीच में लगातार इसमें कटाई होता रहता है। और 15 जून तक, और यानी कि वर्षा ऋतु से पहले इसका क्या हो जाता है, कटाई हो जाता है। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि किस ऋतु में कौन कौन सी फसल है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, आप इसकी शॉर्ट ले लिए रहेंगे, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, अगले बार क्या है आपको समय दूंगा, ठीक है, स्क्रीन शॉट करने की समय दूंगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ देखेंगे तो देखो, यहाँ पर लिखेंगे आप खरीफ, ठीक है, खरीफ फसल, खरीफ फसल हो गया। खरीफ फसल में कौन कौन से आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर पहला देखेंगे खदान, मतलब जो खाने की अनाज वगैरह रहता है उसको खदान के अंतर्गत रखते हैं, खाद्यान्न फसल, ठीक है। उसके बाद क्या है, दलहन, दलहन फसल। फिर क्या है, तिलहन फसल है, ठीक, तिलहन फसल। और लास्ट क्या है, वाणिज्यिक फसल, ठीक है। लास्ट क्या है, वाणिज्यिक फसल, ठीक है, कमर्शियल। तो देखो इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आता है, तो इसके अंतर्गत देखो धान आएगा, ठीक है, ज्वार आएगा, मक्का आएगा, ठीक है, कोदो कुटकी आएगा, ठीक है। कौन कौन से आएगा, तो कोदो आएगा, कोदो कुटकी, ठीक है, बाजरा, ये सब किसके, ये रबी मतलब खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। दाल में कौन कौन से आएगा, तो दाल में आपका देखेंगे तो उड़द, ठीक है, उड़द आएगा, अरहर आएगा, ठीक है, उड़द, अरहर, ठीक है। और क्या क्या चीज़ आ सकता है, मूंग,
मूंग की जो है बुआई कब होता है, तो बरसात के समय होता है, ठीक है। तिलहन में आपका कौन कौन से आ सकता है, तो तिलहन में देखो आप, तिलहन मतलब जहाँ क्या है तेल मिलता है, ठीक है, मतलब जिससे क्या है तेल के रूप में उपयोग करते हैं, तो हमारा क्या है सोयाबीन, ये जो क्या है सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया और राम तिल, ठीक है। इन सभी चीज़ों को क्या है ये खरीफ के सीजन में, खरीफ के सीजन मतलब कहना क्या है 15, ठीक है, खरीफ का कहने का मतलब है ये 15 जून, 15 जून के आसपास क्या होता है, इसकी मतलब ये है कि जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इसका बुआई होता है और शीत ऋतु के प्रारंभ में या वर्षा ऋतु के अंत मतलब शीत ऋतु के प्रारंभ में क्या हो जाता है, इसका कटाई हो जाता है, तो 15 अक्टूबर तक, ठीक है। वाणिज्यिक फसल में आपका कौन कौन आएगा, तो गन्ना आएगा, गन्ना, कपास आएगा, ठीक है, कपास आएगा और जूट। इतने चीज़ें क्या है हमारा वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आता है। वाणिज्यिक फसल या इसको क्या बोल सकते हो, नगदी, नगदी फसल, ठीक है, ये क्या है हमारा नगदी फसल है। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आते हैं, ठीक है, निम्न में से कौन से खरीफ फसल है, कौन से रबी फसल है, ऐसा करके आएंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे रबी फसल। ये जो रबी फसल ये कब से कब तक होता है, तो ये 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, ठीक है। मतलब ये होता है कि शीत ऋतु के प्रारंभ में क्या है होता है, इसकी बुआई हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु के ग्रीष्म ऋतु के क्या है प्रारंभ में क्या होता है, इसका कटाई होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी वही है, ये जो क्या है खदान फसल है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ये जो खदान के अंतर्गत ही क्या है, इसमें कौन कौन से आएगा, तो इसमें गेहूँ आएगा आपका, गेहूँ का बुआई होता है, ठीक है, गेहूँ और जौ, गेहूं और जौ क्या है ये खरीफ फसल है। दलहन फसल में कौन आ जाएगा, तो आपका दलहन फसल में देखो चना आएगा, चना, मटर, ठीक है, चना हो गया, मटर हो गया, और क्या चीज़ आपका गर्मी समय में तिवड़ा, ठीक है, तिवड़ा का बुआई किया जाता है, ठीक है, मतलब धान फसल के बाद में, ठीक है। और क्या चीज़ है, मतलब अब इसमें है तिलहन, तो तिलहन में आपका कौन कौन सी चीज़ है, तो अलसी हो गया, अलसी, सरसों, सूरजमुखी, ठीक है, अलसी, सरसों, सूरजमुखी, ये क्या है हमारा तिलहन फसलें हैं, ठीक है, वो भी किसमें का रबी का। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज़ अलग हो जाता है, ठीक है, रबी फसल में यहाँ पर वाणिज्यिक फसल लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जायद फसल, ठीक है, जायद फसल। तो इसको क्या है एक अलग फसल में डिवाइड करते हैं, तो ये जायद फसल में कौन आ जाएगा, ककड़ी। आप जैसे ककड़ी गर्मी के समय में देखना आता है ककड़ी, तो क्या फसल होता है, जायद फसल होता है। ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, खरबूज, खरबूज और तरबूज आदि जो फसल होते हैं क्या है, ये रबी फसल है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। खरीफ फसल हो गया, ये रबी फसल है। प्रमुख खाद्यान्न मतलब अनाज, जिसको क्या है अनाज के रूप में उपयोग करते हैं उसको खाद्यान्न फसल बोलते हैं। फिर जिसमें दाल के रूप में जिस फसल को उपयोग करते हैं उसको दलहन, जिसका क्या है तेल के रूप में उपयोग करते हैं उसको तिलहन फसल कहते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक फसल मतलब जिसे सिर्फ क्या है कॉमर्शियल मतलब बिजनेस करने के लिए क्या है उपयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गन्ना, कपास, कपाट, ये क्या है कमर्शियल फसल है, ठीक है। इतने चीज़ों को याद रखना है, इन सभी चीज़ों को क्या है आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि साख। कृषि साख क्या होता है, कृषि साख हम उस चीज़, साख मतलब क्या होता है, ऋण, मतलब किसानों के पास क्या होता है पैसे नहीं होता है, ठीक है, फसल उत्पादन करने के लिए, तो क्या करते हैं उन लोग ऋण लेते हैं, ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कृषि साख।
तो कृषि साख 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन होता है और मध्यकालीन होता है और दीर्घकालीन। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हम क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद क्या है, हमारा ये जो टॉपिक है ये चेंज हो जाएगा। अब हमारा क्या है, कृषि साख। कृषि साख के बारे में जानेंगे। कृषि साख का कहने का मतलब है ऋण। क्यों लेते हैं ऋण? तो क्या है, फसल उत्पादन में प्रारंभिक में क्या है जो लागत लगता है उसी के वजह से रहते हैं। ठीक है, तो देखिए कृषि साख, कृषि साख। ठीक है, ये जो ऋण है ये 3 प्रकार का ऋण रहेगा। ठीक है, तो पहला है अल्पकालीन, अल्पकालीन, अल्पकालीन ऋण। ठीक है, दूसरा क्या है, मध्यकालीन, मध्यकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण हो गया। और क्या हो गया आपका, दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है इन सभी चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहता तो मैं इसको छोड़ सकता था, लेकिन किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये जब किसी को क्या है अल्पकालीन ऋण लेता है तो कितने समय, इसका समय अवधि का कितना रहता है, 15 माह से कम अवधि के लिए, कम अवधि के लिए। ठीक है, 15 माह से कम अवधि के लिए क्या है जो ऋण होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पकालीन ऋण बोलते हैं। ठीक है, और 15 माह से कितना, 5 वर्ष तक। ठीक है, 15 माह से 5 वर्ष तक की जो अवधि के लिए जो ऋण मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो मध्यकालीन ऋण बोलते हैं। ठीक है, फिर 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, मतलब 5 वर्ष से अधिक समय के लिए, 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो ऋण मिलता है उसको दीर्घकालीन ऋण बोलते हैं। जैसे 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार आई थी, ठीक है, तो उनके द्वारा किसानों की क्या है कर्ज माफी किया गया था। किस प्रकार के ऋण का कर्ज माफी किया गया था, तो हमारा ये अल्पकालीन, ये जो अल्पकालीन ऋण है, ठीक है, इसी का ही कर्ज माफी किया गया था, जिसमें किसानों की कितने 17,46,000, 17,46,000 जो किसान था। ठीक है, 17,46,000 जो किसान था उसका क्या है ऋण को माफ किया गया था। ठीक है, 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया था। तो हम कौन से वाला ऋण था वो, तो ये अल्पकालीन वाला ऋण था, इसी को माफ किया गया था 17,46,000। ठीक है, 17,46,000 जो किसानों के ऋण को माफ किया गया था, इसमें इतने लोग क्या है लाभान्वित हुए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखेंगे हम क्या है छत्तीसगढ़ में जीआई टैग। जीआई टैग का क्या मतलब है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल क्या है इंडिकेशन, जीआई टैग का पूरा नाम होता है। तो चलिए हम जानते हैं क्या होता है जीआई टैग। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है उसके बारे में भी देखो। चलिए हमारा टॉपिक क्या है, जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग, इसका पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ देंगे। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, ये क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जब कोई उत्पाद या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है, और तो उसको क्या है एक भूगोलिक संकेत के रूप में उसका क्या उसका हो जाता है, मानकीकरण हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जीआई टैग। तो छत्तीसगढ़ के टोटल देखो, छत्तीसगढ़ के
इस उत्पादों को ठीक है, उत्पादों को क्या मिलता है, एक टैग मिलता है, ठीक है, तो उसको जीआई टैग बोलते हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के टोटल कितने उत्पादों को मिल चुका है, तो छत्तीसगढ़ के कितने उत्पादों को मिला है, तो छत्तीसगढ़ के देखो टोटल 7 उत्पादों को मिला है, ठीक है, 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इसमें से अभी जो छत्तीसगढ़ के जो 7 उत्पाद है तो इसको 2 श्रेणी में बांटेंगे। एक क्या है, हस्तशिल्प कला, ठीक है, हस्तशिल्प कला। हस्तशिल्प के अंतर्गत 5 जो उत्पाद है उसको मिला है और कृषि उत्पाद के अंतर्गत 2 को, ठीक है, कृषि उत्पाद के अंतर्गत, ठीक है, कृषि उत्पाद के अंतर्गत 2 को मिला है, 2 को, तो टोटल हो गया 7। अब कौन कौन सी है उसके नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो बस्तर में क्या है, ढोकरा शिल्प कला, ठीक है, बस्तर की जो ढोकरा हस्तशिल्प कला है उसको मिला है, ठीक है। बस्तर की क्या होता है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत जब हम लोग लोक कला शिल्प पढ़ेंगे ना टॉपिक, तब उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस इसका नाम ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस्तर ढोकरा शिल्प कला, ठीक है, ढोकरा, बस्तर की जो ढोकरा शिल्प कला। दूसरा क्या है, बस्तर ढोकरा लोगों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, और है हमारा बस्तर, ठीक है, बस्तर वुडन क्राफ्ट, ठीक है, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, ठीक है, वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, और चांपा सिल्क साड़ी एवं कपड़े को, चांपा की शिल्प साड़ी एवं कपड़े को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। कृषि उत्पाद में कौन कौन सी है, तो कृषि उत्पाद में जीरा फूल, ठीक है, चावल का क्या नाम है, जीरा फूल, ठीक है, 2 चीज को मिला है, जीरा फूल कहाँ था, तो इसको सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर के लिए। जीरा फूल क्या है, एक चावल की क्या है, एक नस्ल है, ठीक है, चावल मतलब धान की एक नस्ल है जीरा फूल। इसको सूरजपुर के लिए क्या मिला है, भूगोलिक संकेत मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये कब मिला था, तो 2019 में मिला था, याद रखेंगे। और है नगरी दुबराज, जो नगरी दुबराज ये भी धान की किस्म है। इसको किस लिए के, नगरी धमतरी जिला के लिए इसको जीआई टैग मिला है। कब के लिए, 2020 और 21 में, ठीक है, कब मिला है, तो 2021 और 20 में। और अभी छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे नवीनतम जीआई टैग वाला क्या है, कृषि उत्पाद है या उत्पाद है नगरी दुबराज। ये धान की एक क्या है, एक किस्म है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं, जीआई टैग का क्या मतलब है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी क्षेत्र के जब किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसे उस क्षेत्र की क्या बोल देते हैं, जीआई टैग बोल देते हैं, ठीक है। जीआई टैग मतलब जारी किया जाता है, जीआई टैग, ठीक है। इसका हिंदी में है भूगोलिक संकेत, और क्या होता है, उत्पादों को ही दिया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 7 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। चलिए, इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे आप, हस्तशिल्प कला की 5 है, जिसमें बस्तर की डोकरा लोगो कला, हस्तशिल्प कला, बस्तर की वुडन क्राफ्ट हस्तशिल्प कला, बस्तर की आयरन क्राफ्ट हस्तशिल्प कला, और चांपा सिल्क साड़ी एवं कपड़े हस्तशिल्प कला के अंतर्गत इतना मिला है।
कृषि उत्पाद छत्तीसगढ़ के 2 है, जिसमें जीरापुर सूरजपुर के लिए भौगोलिक संकेत मिला है, और नगरी दुबराज धान नगरी धमतरी के अंतर्गत क्या मिला है, इसको जीआई टैग मिला है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे कृषि जोत। कृषि जोत मतलब कृषि जोतों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में जितने भी कृषक है क्या है, उनके पास जो भूमि है, ठीक है, उसको क्या है, कृषि जोत के रूप में उसको बांटा है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कितने एकड़ से कितने एकड़ या कितने हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर व्यक्तियों को क्या है कि किस किस जोतों में बांटा गया है। तो ठीक है, पूरा लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों को। ठीक है, लास्ट में इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे इतना चीज़ों को। चलिए, आप क्या है लिखते जाना, या बीच में क्या है आप स्क्रीनशॉट कर लिए रहेंगे। ठीक है, कभी कभी भूल जाते हैं, आपका समय देने के लिए। देखो, अब हमारा क्या है कृषि जोत। कृषि जोत, ठीक है, जोत का क्या मतलब है, भूमि का आकार। ठीक है, मतलब जो क्या है किसके पास कितना जो भूमि है, उसी को क्या है दर्शाने के लिए कृषि जोत शब्द का क्या है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसके पास क्या है, मतलब 0 से, ठीक है, 0 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक, ठीक है, 0 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक क्या है भूमि है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीमांत जोत, इसको सीमांत जोत बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो कृषक होता है उसको सीमांत कृषक बोलते हैं। ठीक, किसी के पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की क्या है भूमि है, उसको किस प्रकार क्या बोलते हैं, तो उसको लघु, ठीक है, लघु जोत बोलते हैं, मतलब लघु कृषक बोलेंगे। ठीक है, लघु कृषक बोलेंगे। किसी के पास 2 से 4 एकड़ तक है तो उसको हेक्टेयर नहीं, एकड़ नहीं है, हेक्टेयर। देखो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो लगभग देखो 1 हेक्टेयर बराबर लगभग कितना होता है, 2.47 एकड़। ठीक है, 2.47 एकड़ होता है, लगभग 2.5 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर बराबर। ठीक है, समझने के लिए है इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक, अब देखो किसी के पास 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर तक है, ठीक है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको देखो अर्ध मध्यम जोत के अंतर्गत। अगर इसको किसान का क्या किस स्तर में किसान बोलेंगे, तो अर्ध मध्यम कृषक। ठीक है, मान के चलो किसी के पास 4 एकड़ से 10 एकड़ तक रहेगा, तो एकड़ नहीं हेक्टेयर तक, किसी के पास 4 से 10 हेक्टेयर तक रहेगा तो उसको मध्यम जोत वाले किसान बोलते हैं, मध्यम जोत कृषक। ठीक है, किसी के पास 10 से क्या है अधिक है, ठीक है, 10 से अधिक भूमि वाले को, मान को चलो कोई कृषक है 10 से अधिक हेक्टेयर जिसके पास भूमि है, उसको क्या बोलते हैं, वृहद। ठीक है, वृहद जोत वाले किसान बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2011-12 में, ठीक है, 2011-12 के आधार पर 2012-13 में क्या हुआ था, कृषि संगणना हुआ था। ठीक है, कृषि संगणना कब हुआ था, कृषि संगणना तो 2012-13 में हुआ था, 2012-13 में। ठीक है, इसके आधार पर प्रदेश में प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति कितने एकड़ क्या था भूमि था, तो प्रति व्यक्ति देखो आपका कितने हेक्टेयर भूमि था, तो 0.27 हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर क्या था भूमि था। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए कृषि जोत का क्या होता है, मतलब किस व्यक्ति के पास कितने भूमि है, ठीक है, कितने हेक्टेयर या कितना ज़मीन है, उसी को
एक क्या है जोत का नाम दिया गया, ठीक है, उसको पहचान दिलाने के लिए कि हमें पता चल जाए कि किन व्यक्तियों के पास कितना कितना है। तो ठीक है, मान के चलो कोई व्यक्ति है जिनके पास 0 हेक्टेयर से, ठीक है, 0 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना 2.5 एकड़ होता है लगभग, ठीक है, उतना भूमि है तो उसको सीमांत जोत वाले किसान बोलते हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लघु जोत वाले किसान बोलते हैं। किसी के पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर भूमि है उसको अर्धा मध्यम जोत वाले किसान बोलेंगे, ठीक है, और 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर किसी के पास जमीन है तो उसको हम मध्यम जोत वाले किसान बोलेंगे। 10 हेक्टेयर से अधिक वाले हैं तो उसको वृहद जोत वाले किसान बोलेंगे। कृषि संगणना 2012-13 में हुआ था और प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो भूमि है वो कितना हेक्टेयर था, प्रति व्यक्ति भूमि, यहाँ पर लिखेंगे भूमि, ठीक है, प्रदेश में प्रति व्यक्ति भूमि कितना है, तो कितना है, तो 0.27 हेक्टेयर, ठीक है, 0.27 हेक्टेयर क्या है, अब भूमि है, प्रति व्यक्ति भूमि। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे उत्पादन, मतलब किस फसल की कितनी उत्पादन होता है, कितने क्षेत्र में उसको बोया जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये जो अभी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जब मैं हटता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगला चीज़ है हमारा उत्पादन, ठीक है, मतलब किस फसल की कितना क्या होता है, उत्पादन होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उत्पादन, ठीक है, कोई भी फसल है उसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग जिस प्रकार से फसलों का वर्गीकरण किए थे, ठीक है, जलवायु के आधार पर और उपयोग के आधार पर, तो यहाँ पर हम उपयोग के आधार को क्या लेंगे, हम यहाँ इसका आधार लेंगे, ठीक है। तो हम उपयोग के आधार पर क्या पढ़े थे, खाद्यान्न, ठीक है, जो खाद्यान्न मतलब अनाज फसल है, ठीक है। अनाज फसल में देखो, अनाज फसल की सबसे ज़्यादा उत्पादन, यहाँ पर ये उत्पादन है, ठीक है, और क्षेत्रफल, ठीक है, उत्पादन और क्षेत्रफल में देखो धान सबसे क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद कौन सी चीज़, तो मक्का का उत्पादन होता है। उसके बाद किसका होता है, तो गेहूं का। टॉप 3 को लेते हैं, टॉप 3 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कितने क्षेत्र में बोया जाता है पूछेंगे, मतलब कितने क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा देखो धान को ही बोए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एरिया में धान ही बोए जाते हैं, उसके बाद गेहूँ, ठीक है। ये जो देखो क्रम बदल गए, ठीक है, गेहूँ, उसके बाद आ गया मक्का, उसके बाद क्या आ गया, मक्का को, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे दलहन, ठीक है, दलहन फसल में इसमें भी देखेंगे उत्पादन और क्षेत्रफल, ठीक है। दलहन फसल, तो दलहन फसल में कौन सी फसल की क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो दलहन में देखो चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद आपका लाख, ठीक है, लाख मतलब तिवड़ा, जो तिवड़ा फसल है इसका सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका उड़द का, ठीक है, उसके बाद आपका है उड़द। क्षेत्रफल में भी यही सेम है, ठीक है, क्षेत्रफल में भी क्या है, यही सेम है। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा चना बोए जाते हैं, उसके बाद लाख, और उसके बाद लाख तिवड़ा, फिर क्या है उड़द। अब देखेंगे हम तिलहन फसल में, ठीक है, तिलहन फसल में देखो, तिलहन फसल में क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादन, ठीक है। कौन से फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो सोयाबीन का, सोयाबीन, उसके बाद राई, सरसों, उसके बाद क्या आ गया, मूंगफली आएगा, ठीक है, मूंगफली, ठीक है, फिर राई हो गया और सरसों, ठीक है, राई सरसों का उत्पादन होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। देखो तिलहन फसल में कौन कौन सी फसल है, तो तिलहन फसल में आपका सोयाबीन, फिर मूंगफली, ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर है राई का उत्पादन होता है। और भी फसलें हैं लेकिन मुख्य रूप से जो
टॉप की जो उत्पादन होता है उसको। यहाँ पर क्षेत्रफल में आपको देखेंगे तो ठीक है, क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो कौन आ जाएगा, तो सोयाबीन ही आएगा हमारा पहला में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन को ही बोए जाते हैं। ठीक है, तिलहन फसल में। उसके बाद आपका ये राई और ठीक है सरसों का, फिर आ गया, फिर लास्ट में राम तिल को। ठीक है, ये जो राम तिल है इसको बोए जाते हैं। इसमें देखो मूंगफली का क्या हो गया, अलग हो गया। कहने का मतलब है जो उत्पादन वाली जो फसल है, तो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत जो अनाज की फसलें हैं उसमें आपका क्या है, धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसके बाद मक्का का, फिर गेहूं का। फिर क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा धान को छत्तीसगढ़ में बोए जाते हैं, उसके बाद गेहूं को, फिर क्या है मक्का को बोए जाते हैं। ठीक है, दलहन फसल का सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है, लाख का उत्पादन, लाख अर्थात तिवरा। ठीक है, तिवरा का भी उत्पादन होता है, उसके बाद उड़द का। इसको बोने का भी सेम यही क्रम है। ठीक है, मतलब एरिया क्षेत्रफल में बोते हैं। तिलहन फसल में आपका उत्पादन देखो सोयाबीन, मूंगफली, फिर सरसों का उत्पादन होता है। ठीक है, और कितने क्षेत्र में तिलहन फसल को बोए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में सोयाबीन को, उसके बाद रई सरसों को, उसके बाद राम तिल को बोए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चीज़ों के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला चीज़ है क्या है, बागवानी फसल। ठीक है, बागवानी फसल किस फसल को बोला जाता है, जैसे सब्जी। ठीक है, सब्जी हो गया, फल हो गया, मसाला हो गया, पुष्प हो गया। ठीक है, और औषधि वाले पौधे को जिसका बोए जाते हैं उसको क्या फसल बोलते हैं, बागवानी फसल के बोलते हैं। तो बस इसमें सिर्फ एक फैक्टर को ही आपको याद रखना है, बागवानी फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है और किसका कितना कितना उत्पादन होता है, उसी के क्रम को बस पूछते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, बागवानी। बागवानी फसल, ये जो बागवानी जो फसल है इसमें देखो इसका उत्पादन के क्रम को, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन के क्रम को, उत्पादन के क्रम तो देखो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा सब्जी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या सब्जी का उत्पादन होता है, उससे कम कितना फल का उत्पादन होता है, फिर किसका उत्पादन होता है, तो मसाला, उसके बाद पुष्प। ठीक है, फिर औषधीय पौधे। ठीक है, फिर क्या औषधीय पादप का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसका जो कितने क्षेत्रफल में किसको बोया जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है सेम है। ठीक है, इसका उत्पादन एवं क्षेत्रफल सेम है, इसी क्रम में बोए भी जाते हैं, इसी क्रम में क्या होता है, उत्पादन भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक चीज़ है आपको, ठीक है, ये जो कपास है, ठीक है, कपास फसल। ठीक है, ये जो कपास फसल है ये बागवानी फसल में आएगा कि नहीं, इसको आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि ये कपास जो फसल है वो किस के अंतर्गत आएगा, क्या ये बागवानी फसल के अंतर्गत आएगा या ये वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल है, तो या तीनों में आता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा, यहाँ तक देख रहे हैं तो अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक है, लास्ट में इसका मैं आपको बताऊंगा। चलिए, इतना चीज़ को आपको समझना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला है, ठीक है, पशुधन का विकास। ठीक है, जो पशुधन का विकास है इसके बारे में यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पशुधन का विकास मतलब छत्तीसगढ़ में क्या है, जो पशु है, पशुधन का कहने के मतलब है गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुटकुट। ठीक है, इन सभी को क्या है, पशुधन के अंतर्गत रखा गया है। तो इसकी किसका जितना संख्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। कुछ प्रमुख संस्थानें हैं और उसका प्रजनन प्रक्षेत्र जो निर्माण किया गया है उसके बारे में भी क्या है, पूछते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ की पशुधन। ठीक है, पशुधन, तो देखो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पशुधन का तो देखो प्रदेश का क्या है, प्राचीनतम पशु बाजार कहाँ है,
पशु बाजार, ठीक है। प्रदेश का प्राचीनतम पशु बाजार कहाँ है, तो आपका रतनपुर में है, ठीक है। रतनपुर वर्तमान में कहाँ है, तो बीएसपी में। बीएसपी मतलब बिलासपुर में है, ठीक है। इससे संबंधित और है प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, पशु बाजार कहाँ है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा पशु बाजार कहाँ है, तो भैंसा थान, ठीक है। जगह का नाम है भैंसा थान। भैंसा थान कहाँ है, तो ये रायपुर में है, ठीक है। रायपुर में है भैंसा थान। ये कहाँ, यहाँ पर क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, पशु बाजार है। इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को। अब देखो 1982 में, ठीक है, 1982 में क्या हुआ था, तो 1982 में राज्य पशुधन, ठीक है, एवं कुटकुट विकास निगम, ठीक है, कुटकुट विकास निगम रायपुर की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो राज्य पशुधन एवं कुटकुट विकास निगम की स्थापना 1982 में हुआ था, पशुधन के संबंध में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1983 में क्या होता है, तो देखो 1983 में रायपुर में दूध प्रौद्योगिकी, ठीक है, दूध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय रायपुर की स्थापना होता है, ठीक है। दूध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर की स्थापना होता है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दूध महासंघ की, ठीक है। फिर उसके बाद 1983 में ही क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, मतलब इसको छत्तीसगढ़ राज्य बोलेंगे या राज्य। उस समय क्या था, छत्तीसगढ़ बना नहीं था, तो इसको मध्य प्रदेश राज्य के जगह में हम, आपको क्या है कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या है हम राज्य लिखे हैं खाली, ठीक है। बाकी राज्य के जगह में वहाँ पर मध्य प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। तो राज्य सहकारी, ठीक है, राज्य दुग्ध, ठीक है, सहकारी, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी, ठीक है, दुग्ध महासंघ, ठीक है, रायपुर की स्थापना हुआ, ठीक है। कब हुआ रायपुर की स्थापना, 1983 में। फिर ये जो संघ है इसमें इसका क्या है, जो उत्पाद था उसको किस ब्रांड का नाम था, क्या था इसका ब्रांड का क्या नाम था, तो देखो इसका ब्रांड का नाम सांची था, ठीक है। ब्रांड का नाम क्या था, सांची था। 2011 में इस ब्रांड के नाम में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और इसका नाम को क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया देवभोग, ठीक है, देवभोग। 2011 में इसका नाम परिवर्तन करके देवभोग रखा गया, ठीक है। वर्तमान में इस ब्रांड का क्या नाम है, ठीक है, इस ब्रांड का नाम है देवभोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 1984 में आपको पता है क्या हुआ था, तो 1984 में जो है पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अंजोरा, ठीक है। नया साल शायद, ठीक है, नया साल की है, रात को रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, तो नया साल की है, शायद तक 12 बज चुका होगा, इसलिए आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। फटाके के भी क्या है आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है, फटाके के भी आवाज़ आ रहे होंगे, तो उसको अभी देखना है, ठीक है। अभी क्या है आपको अभी पढ़ाई करना है, उसके बाद आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए अंजोरा दुर्ग की क्या होता है, स्थापना होता है, ठीक है। फिर 2001 में कब, तो जून, ठीक है,
जून 2001 में, ठीक है, जून 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण की क्या होता है, स्थापना होता है। तो कब होता है, जून 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण की स्थापना होता है, ठीक है, अभिकरण की क्या होता है, स्थापना होता है, ठीक है, स्थापना कहाँ होता है, तो ये भी रायपुर में ही होता है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण की स्थापना कब होता है, रायपुर में। कब होता है, तारीख कौन सी तारीख था, ठीक है, तो ये जून 2001 में, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2012 में, 2012 में, ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में क्या हुआ था, एक विश्वविद्यालय की क्या हुआ, स्थापना हो, उसका नाम क्या था, तो कामधेनु विश्वविद्यालय। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल चुका है और बदल का क्या रखा है, दाऊ वासुदेव चंद्राकर, दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका अब नाम क्या बदल गया है, तो दाऊ वासुदेव, ठीक है, वासुदेव चंद्राकर, दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ, तो अंजोरा दुर्ग में, ठीक है, अंजोरा दुर्ग में। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। वर्तमान में देखो पशुधन की कुल कितनी है, तो वर्तमान में कुल पशुधन जैसे गौवंश, मतलब टोटल पशुधन कितना है, तो टोटल आपका पशुधन है, पशुधन आपका देखेंगे तो 1,59,00,000, ठीक है, करोड़, ठीक है, कितना है, तो आपका पशुधन कितना है, तो पशुधन आपका 1.59 करोड़ है कुल, ठीक है, कुल प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश में है पशुधन इतना है, ठीक। 2019 की पशु संगणना के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार है, तो 2019 की पशु संगणना के अनुसार है, ठीक है। कुटकुट कितना है, तो कुटकुट है 1.87, ठीक है, 1.87 है, 1.87 करोड़, ठीक है, इतना है कुटकुट है। कुटकुट और बदख दोनों को मिलाकर इतना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे, ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में पशुधन के विकास, तो पशुधन टोटल छत्तीसगढ़ में 2019 की जो पशु संगणना है इसके अनुसार प्रदेश में 1.59 करोड़, ठीक है, मतलब 1,59,00,000 प्रदेश में पशुधन है, ठीक है। प्रदेश में कुटकुट और बदक की कितना है, तो 1,87,00,000, मतलब 1,87,00,000 क्या है, छत्तीसगढ़ में कुटकुट एवं बदक की क्या है, संख्या है, ठीक है। प्रदेश की प्राचीनतम पशु बाजार रतनपुर है, जो बिलासपुर जिले में है। प्रदेश का सबसे बड़ा पशु बाजार कहाँ है, भैंसा थान में है, रायपुर में, ठीक है। 1982 में राज्य पशुधन एवं कुटकुट विकास निगम की स्थापना हुआ था रायपुर में, ठीक है। 1983 में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर की स्थापना हुआ था और 1983 में ही राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर की स्थापना हुआ था। इसका जो ब्रांड था उसका नाम सांची था, लेकिन 2011 में इस ब्रांड का नाम बदलकर देवभोग रखा गया, ठीक है। 1984 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग की स्थापना हुआ। फिर 2001 में, जून 2001 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण की स्थापना हुआ रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ में पशुधन तथा गौवंशीय, भैंस वंशीय सभी पशुओं की क्या है, जो प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं तथा
वातावरण की क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब पूरा कंट्रोल इनके द्वारा करता है पशुधन के संबंध में जो भी विकास कार्य रहेंगे। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण रायपुर के द्वारा 2012 में क्या हुआ, दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना अंजोरा दुर्ग में हुआ। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मछली संसाधन। छत्तीसगढ़ में मछली संसाधन क्या है, उसकी क्या स्थिति है। फिर लास्ट है हमारा है कृषि विपणन। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और बसा है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ पशु प्रजनन क्षेत्र है। ठीक है, तो इस जगह नहीं है हमारे पास, तो क्या है हम इसको पहले मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आप ना नोट्स बनाया करो। ठीक है, नोट्स जितने लोग भाई लोग जुड़े हैं सभी नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे ना तब आप रिवीजन करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलेगा। आप जब आपको मान के चलो एक दिन में रिवीजन करना है, तो आप एक दिन में सभी वीडियो को नहीं दे सकते हो ना, सभी वीडियो को नहीं देख सकते हो। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अगर नोट्स सब बनाए रहोगे तो आप एक दिन में सभी चीज़ को आप रिवीजन कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, हमारा क्या है मत्स्य संसाधन छत्तीसगढ़ में। ठीक है, संसाधन मतलब छत्तीसगढ़ में जो मछली के लिए कितना संसाधन है उसको बताया गया है। तो प्रदेश में देखो, टोटल प्रदेश में 1,920 लाख क्या है हेक्टेयर जल क्षेत्र है। ठीक है, जल क्षेत्र है। ठीक है, इतना जल क्षेत्र है, उसमें का टोटल 1.812 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, हेक्टेयर में क्या होता है, मछली उत्पादन होता है। ठीक है, मछली उत्पादन। तो इसमें टोटल जल क्षेत्र का 94.38 जो प्रतिशत का क्या होता है, जल क्षेत्र में मछली का उत्पादन होता है। ठीक है, मछली का उत्पादन याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रदेश में देखो टोटल जल क्षेत्र कितने हैं, तो प्रदेश में टोटल जल क्षेत्र है 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है। उसमें का 1.821 लाख हेक्टेयर मछली जल क्षेत्र में क्या होता है, मछली का उत्पादन किया जा रहा है। तो टोटल जितने भी प्रदेश में जल क्षेत्र है उसमें का 94.38% जल क्षेत्र में क्या होता है, मछली का उत्पादन होता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। एक चीज़ और है प्रदेश स्तरीय। ठीक है, प्रदेश स्तरीय मछली उत्पादन, प्रदेश स्तरीय मछली उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो प्रदेश स्तरीय मछली उत्पादन केंद्र आपका रायपुर में है, तेली बांधा। ठीक है, रायपुर में जो तेली बांधा है यहाँ पर है प्रदेश स्तरीय मछली उत्पादन केंद्र रायपुर में। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को, क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या है, जैसे सेलूद हो गया, ठीक है, खूटा घाट हो गया, इन सभी पर क्या है बीज का उत्पादन किया जाता है। जब हम और स्पेशल क्या है जो मछली वाला टॉपिक है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे ना तब आपको पूरा बता देंगे। इसमें मत्स्य संसाधन है। ठीक है, मछली उत्पादन से संबंधित आपको जो टॉपिक बताएंगे मछली पालन का, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसमें हल्का से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। ठीक, हमारा कृषि विपणन। ठीक है, कृषि विपणन के संबंध में है, तो इसको चलिए जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं। ठीक, चलिए फिर ये जो लास्ट है जितने चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कृषि विपणन। ठीक है, जो कृषि विपणन है, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो कृषि विपणन कब हुआ,
के लिए देखो, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ रायपुर की स्थापना कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन अर्थात मंडी, रायपुर की स्थापना कब हुआ था? तो रायपुर की स्थापना हुआ था 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 2003 को हुआ था, ठीक है, 23 दिसंबर 2003 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ में जो जितने भी कृषि उत्पादन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो जितने भी कृषि उत्पादन है इसका भंडारण कहाँ होता है? तो राज्य भंडारण, ठीक है, राज्य भंडारण गृह निगम, ठीक है, गृह निगम रायपुर में। गृह निगम कहाँ है? रायपुर में है। यहाँ पे यार क्या होता है? भंडारण होता है, ठीक है। इन सभी, अब देखो धान की खरीदी किसके द्वारा किया जाता है? तो धान की खरीदी किसके द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी किसके द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी देखो, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, सहकारी, छत्तीसगढ़, इसको हम डायरेक्ट एक ही चीज लिखते हैं, मार्कफेड, ठीक है, मार्कफेड द्वारा क्या होता है? मार्कफेड द्वारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किया जाता है, ठीक है। और मक्का की खरीदी किसके द्वारा किया जाता है? तो मक्का की खरीदी देखो, ठीक है, मक्का की खरीदी किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति, ठीक है, नागरिक आपूर्ति संघ द्वारा क्या होता है? इसका खरीदा जाता है मक्का को। और लघु वनोपज को, ठीक है, लघु वनोपज को किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्राईफेड द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा क्या होता है? लघु वनोपज की खरीदी की जाती है। धान की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ द्वारा क्या होता है? इसका मार्कफेड बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा धान की खरीदी किया जाता है। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ क्या है हमारा बच चुका था, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, ठीक, हमारा ये क्या है, अब देखो छत्तीसगढ़ में क्या है, इन सभी चीज़ को अच्छे से अब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पशुधन का ही एक टॉपिक था जो क्या है छूट गया था, इसमें है आपका सूकर प्रजनन केंद्र, ठीक है, सूकर प्रजनन, ठीक है, प्रजनन केंद्र। और क्या है? बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन, ठीक है, केंद्र। और क्या है? बकरी प्रजनन केंद्र। और है हमारा पशु प्रजनन केंद्र, ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है? तो इसको पूछते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही चीज़ है, और ये चीज़ है, जितने भी है ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को अब पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो कहाँ है, तो सकालो अंबिकापुर में है। इसको डायरेक्ट लिखते हैं सरगुजा, ठीक है, सरगुजा में है। और कहाँ है? तो आपका कुनकुरी जसपुर में है। और आपका कहाँ है? तो देखो बस्तर में है, बस्तर में परचम पाल में, ठीक है, बस्तर के जो परचम पाल है यहाँ भी क्या है? ये सूकर प्रजनन केंद्र है।
मतलब शुकर प्रजनन केंद्र बोलेंगे तो उत्तर में 2 है, मतलब सरगुजा संभाग में 2 है, सकालो सरगुजा में है और कुनकुरी जसपुर में है। ठीक है, बस्तर में क्या है आपका शुकर प्रजनन केंद्र है, कहाँ है तो परचमपाल बस्तर में है। ठीक है, आपको अगर इस चीज़ को पूछेंगे, ठीक है, तो उसको आपको बताना है ये चीज़। देखिए बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है, तो बकरी प्रजनन केंद्र आपका सरोरा, ठीक है, सरोरा रायपुर में है। ठीक है, सरोरा रायपुर में है आपका बकरी प्रजनन केंद्र। और कहाँ है तो आपका रामपुर, रामपुर इसको ठाठापुर भी बोलते हैं, ठाठापुर, ये कहाँ है तो ये कवर्धा में है। ठीक है, इतना सब क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब ये जो वाला है इसको भी आपको समझना है। ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है, पशु प्रजनन केंद्र तो आपका सरकंडा में है, सरकंडा बिलासपुर में है। ठीक है, सरकंडा बिलासपुर में है। पेंड्रा में है आपका, पेंड्रा कहाँ है तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जीपीएम में है। ठीक है, और कहाँ है तो आपका देखो अंजोरा दुर्ग में है, अंजोरा दुर्ग, ठीक है, दुर्ग जिले के अंजोरा में। और चंदखुरी, चंदखुरी में है। ठीक है, चंदखुरी है रायपुर में। इतने जगह पर क्या है ये पशु प्रजनन केंद्र है। ठीक है, सूकर प्रजनन केंद्र मतलब सूरा का जो कृत्रिम रूप से प्रजनन कराने के लिए सकोला सरगुजा में है, कुनकुरी सूरजपुर में है और परचमपाल बस्तर में है। ठीक है, बकरी प्रजनन केंद्र मतलब बकरियों को कृत्रिम रूप से गर्भधान कराने के लिए क्या है, सरोरा रायपुर में है, रामपुर ठाठापुर कवर्धा में है। पशु प्रजनन केंद्र जैसे गाय बैल भैंस, ठीक है, जो गाय है और भैंस है, ठीक है, इनके क्या है कृत्रिम रूप से गर्भधान उसके क्या है प्रजनन कराने के लिए सरकंडा बिलासपुर में है, प्रक्षेत्र पेंड्रा गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, अंजोरा दुर्ग में है, चंदखुरी रायपुर में है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट संस्थानें हैं उसको देख लिए, पहले इसको पढ़ चुके हैं। देखो सरगुजा में क्या है सकोला है और जसपुर के कुनकुरी, यहाँ पर क्या है सूकर प्रजनन केंद्र है। पशु प्रजनन केंद्र गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। बकरी प्रजनन केंद्र रामपुर कवर्धा ठाठापुर में है, बिलासपुर के सरकंडा में। ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र है रतनपुर, रतनपुर में क्या है प्रदेश का सबसे क्या है प्राचीनतम क्या है पशु बाजार है। ठीक है, अब ये रायपुर है तो रायपुर में देखो छत्तीसगढ़ राज्य पशु एवं कुटकुट विकास निगम कहाँ है, रायपुर में, स्थापना 1982 में हुआ था। दूध प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, दूध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। राज्य सहकारी दूध महासंघ रायपुर की स्थापना 1983 में हुआ था। इसका जो ब्रांड का नाम था सांची था, जिसका 2011 में नाम परिवर्तन करके देवभोग रखा गया। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा पशु बाजार भैंसा थान रायपुर है। ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पशु एवं विकास अभिकरण जून 2001 में बना था। जो छत्तीसगढ़ की जो जितने भी है इन सभी चीज़ों को, ये जो जितने भी सभी चीज़ है छत्तीसगढ़ राज्य में गौवंशीय भैंस वंशीय, ठीक है, जितने भी पशु है उसको कृत्रिम गर्भधान उसके प्रजनन से संबंधित जो कार्यों का क्या है नियंत्रण करता है। ठीक है, किसके द्वारा करता है तो यही छत्तीसगढ़ राज्य पशु एवं विकास अभिकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरोरा में है, सरोरा में बकरी प्रजनन केंद्र है। और कहाँ है तो आपका ये कबीरधाम में है बकरी प्रजनन केंद्र रामपुर में। ठीक है, चंदखुरी में पशु प्रजनन केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ रायपुर की स्थापना 23 दिसंबर 2003 को हुआ था। राज्य भंडारण गृह निगम कहाँ है, रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य उत्पादन केंद्र कहाँ है तो राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र कहाँ है, तेलीबांधा रायपुर में है। ठीक है, बस्तर में है सूकर प्रजनन केंद्र, इंपॉर्टेंट है। पशु 1984 में देखो दुर्ग में क्या है पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुआ था। और 2012 में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। अंजोरा दुर्ग परिसर में क्या है पशु प्रजनन केंद्र की भी क्या है वहाँ पर स्थापना किया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नया साल आ चुका है, नया साल में आपको अच्छे से मेहनत करना है। आपको जो बनना है उसके लिए क्या है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था, उस 5 क्वेश्चन पूछूंगा बोला था तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको बताना है उन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ
छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ठीक है, कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। अल्पकालिक, ठीक है, यह अल्पकालीन जो कृषि साख है, ठीक है, कृषि साख पढ़े हैं कि अवधि क्या है, ठीक है। अल्पकालिक जो कृषि साख है उसकी अवधि क्या है, इसको आपको बताना है। तीसरा क्या है आपका, कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर प्रदेश में बकरी प्रजनन केंद्र है, बकरी प्रजनन, ठीक है, प्रजनन केंद्र है, ठीक है। चौथा आपको बताना है प्रदेश का प्राचीनतम, ठीक है, प्रदेश का प्राचीनतम आपको पशु बाजार बताना है, ठीक है, पशु बाजार, ठीक है। अर्ध मध्यम, ठीक है, अर्ध मध्यम जोत में कितने हेक्टेयर भूमि होती है, कितनी हेक्टेयर भूमि होती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको बताना है, सब क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। चलिए, इतने चीज़ों का क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप लास्ट तक देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़े होंगे, तो इन सभी चीज़ों का आंसर आपको करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।